हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। नैदानिक हस्तक्षेप या क्लिनिकल इंटरवेंशन या जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, मानसिक रोगों के इलाज के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है वो साइकोथेरेपी कहलाती है, या इसको नैदानिक, आजकल थेरेपी ना कहकर इसको नैदानिक हस्तक्षेप का नाम दिया है, क्योंकि नैदानिक हस्तक्षेप से मतलब है कि मानसिक रोगी के अंदर वो मानसिक विकार किस लिए उत्पन्न होते हैं। उसका कारण है कि कुछ दोषपूर्ण व्यवहार विकसित हो जाते हैं उसमें, या उसका जो वातावरण है वो दोषपूर्ण होता है। तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक का ये काम है कि उसका जो लाइफ स्टाइल है या उसका जो व्यवहार है या उसका जो जीवन क्रम है उसमें वो हस्तक्षेप करके सुधार का प्रयास करता है, जिससे कि मानसिक रोग उत्पन्न ना हो या मानसिक रोगों की तीव्रता कम हो जाए। इसको नैदानिक हस्तक्षेप कहते हैं कि मानसिक रोगी के जीवन में हस्तक्षेप करके या कुछ परिवर्तन करके उसको मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाना नैदानिक हस्तक्षेप या क्लिनिकल इंटरवेंशन का मुख्य उद्देश्य है। तो नैदानिक हस्तक्षेप या मनोचिकित्सा के अनेक प्रकार हैं, जैसे पात्र केंद्रित चिकित्सा पद्धति, व्यवहार चिकित्सा पद्धति। और यदि हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इन सभी विधियों में जो उपचार का तरीका है या हस्तक्षेप का तरीका है वो एक खास क्रम में या खास एक विशेष सीक्वेंस में, क्रम में होता है, और उसी का अनुसरण करते हुए जो मनोचिकित्सक है वो चिकित्सा की प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो इस नैदानिक हस्तक्षेप के इस क्रम को होकांसन ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है आरंभिक संपर्क। आरंभिक संपर्क का मतलब है कि नैदानिक हस्तक्षेप या मनोचिकित्सा की ये पहली अवस्था होती है जिसमें जो क्लाइंट है या जो रोगी है, यहाँ पर मानसिक रोगी को रोगी ना कहकर क्लाइंट कहा जाता है। क्लाइंट मतलब वो पात्र जिसकी चिकित्सा की जानी है। तो पहले चरण में जो क्लाइंट है वो उपचार में प्रवेश करता है, मतलब उपचार की प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करता है और चिकित्सक से उसका पहला संपर्क होता है। इसमें रोगी या क्लाइंट के मन में तरह तरह की आशंकाएं, शक, चिंता आदि होती है। कुछ पात्र तो मेडिकल उपचार और मनोचिकित्सा में अंतर को समझ भी नहीं पाते हैं। इस अवस्था में क्लाइंट को यह बतलाया जाता है कि उपचार गृह में क्या होता है तथा रोगियों को दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उससे उसको अवगत कराया जाता है। इन सब चीज़ों का जो मानसिक रोगी या जो क्लाइंट है उसकी मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है और वो चिकित्सा में सहयोग देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस तरह से उपचार गृह के अन्य कर्मचारियों, उनकी योग्यताओं, उनकी फीस आदि के बारे में भी उसे बता दिया जाता है। तो इसको प्रारंभिक संपर्क कहा गया है, जब कोई मानसिक रोगी या कोई पात्र या क्लाइंट मनोचिकित्सक से मिलता है या अपने इलाज के लिए उससे संपर्क करता है। दूसरा जो चरण है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन से मतलब है कि जब ये निश्चित कर लिया जाता है कि क्लाइंट से आगे संपर्क रखा जा सकता है, मतलब उसकी चिकित्सा की जानी है, तो उसकी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए उसे फिर कुछ दिनों तक उपचार गृह में या जो केंद्र है, चिकित्सा केंद्र, उसमें बुलाया जाता है। क्लाइंट की समस्या के वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कई तरह की मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा रोगी के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, और इतना ही नहीं, रोगी या क्लाइंट का जो केस हिस्ट्री है कि किस तरह से मानसिक रोग उत्पन्न हुआ वो पूरा तैयार किया जाता है।
इस सिलसिले में कभी कभी क्लाइंट के परिवार के सदस्यों, उसके मित्रों से साक्षात्कार भी किया जाता है और कभी कभी क्लाइंट को ही विभिन्न परिस्थितियों में अपने व्यवहारों, चिंतन, भावों और आत्मनिरीक्षण करके उसके बारे में बताने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर और क्लाइंट स्वयं अपने बारे में बताकर यह कार्य करता है। कुछ क्लाइंट की समस्याओं से निपटने के लिए अनेक पेशेवरों की सहायता ली जाती है, जैसे मेडिकल डॉक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। जिन क्लाइंट की समस्या का संबंध बेरोजगारी या आर्थिक पहलुओं से होता है, उनके लिए चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ताओं, कार्य सलाहकार से भी वार्तालाप करता है और इस तरह से जो प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषित करने के बाद उसको कंबाइंड या इंटीग्रेट उसको किया जाता है। तीसरा जो है वो है उपचार का लक्ष्य, कि मूल्यांकन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद चिकित्सक और क्लाइंट एक साथ समस्या के बारे में क्रमबद्ध रूप से विचार विमर्श करते हैं और मानसिक रोगों के निदान के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस पर भी विचार करते हैं। इसमें क्लाइंट और चिकित्सक के बीच एक तरह का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जिसमें चिकित्सक क्लाइंट की समस्याओं को दूर करने का वादा करता है और रोगी अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों का उल्लेख करता है। इस अनुबंध में चिकित्सा का लक्ष्य, चिकित्सा की अवधि, चिकित्सा का सामान्य प्रारूप, चिकित्सीय सत्र की आवृत्ति कि कितनी बार उसको कितनी शिफ्ट में बुलाया जाएगा, खर्चा और क्लाइंट की जो जवाबदेही है उसका भी उल्लेख होता है। तो इस तरह से एक कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में होता है। चिकित्सा की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अनुबंधन के लिए कुछ प्रावधानों को परिवर्तित भी करना पड़ता है। चिकित्सा के दौरान क्लाइंट के बारे में अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके संदर्भ में अनुबंध के प्रावधानों में परिवर्तन कई बार करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो चिकित्सा के दौरान चिकित्सक के प्रति उनमें बहुत अधिक लगाव या अतिरिक्त विश्वास पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वे उपचार के लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं। चौथा जो क्रम है वो है उपचार का क्रियान्वयन करना, मतलब ट्रीटमेंट प्रारंभ करना। मनोचिकित्सा के इस चरण में उपचार का एक विशिष्ट प्रारूप तैयार किया जाता है। जब आरंभिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तो यह निश्चित किया जाता है कि मनोचिकित्सा का कौन सा प्रारूप या कौन सी विधि रोगी या क्लाइंट के लिए अधिक उपयुक्त रहेगी। जैसे क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, इसमें से जो भी चिकित्सक द्वारा रोगी के उपचार के लिए चुनी जाती है विधि, उसका फिर उपयोग किया जाता है। क्लाइंट की समस्याओं के संदर्भ में चिकित्सा के प्रारूप के बारे में रोगी से विचार विमर्श किया जाता है। इतना ही नहीं, रोगी से घर पर क्या करने की उम्मीद की जाती है या उससे किस तरह का व्यवहार करने का उससे उम्मीद की जाती है, इसके बारे में भी उसे बता दिया जाता है। पांचवा और जो अंतिम चरण है वो है निष्कासन, मूल्यांकन और अनुवर्तन, टर्मिनेशन, इवैल्यूएशन और फॉलोअप। जब चिकित्सक को यह विश्वास हो जाता है कि क्लाइंट अपनी समस्याओं को स्वयं ही निपटा लेगा तो समापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब जो इलाज है उसको समाप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। समापन अचानक ना करके धीरे धीरे करते हैं। चिकित्सा सत्र की जो फ्रीक्वेंसी है या जितनी जो बारंबारता है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। जैसे पहले उसको सप्ताह में एक बार बुलाया जाता था, तो अब 2 सप्ताह में एक बार बुलाया जाता है। समापन की अवस्था में चिकित्सक रोगी के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं का भी ख्याल करता है। तो इस तरह से 5 इसकी अवस्थाएं हैं जो भी मनोचिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा
इलाज किया जाता है या नैदानिक हस्तक्षेप है। चिकित्सा के दौरान रोगी में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाता है कि उसमें कितना सुधार हुआ और संबंधित आंकड़ों को एकत्र करके रखा जाता है। रोगी अपने द्वारा किए गए प्रयासों और उपचार गृह द्वारा किए गए प्रयासों का एक जिससे मूल्यांकन कर सके। इससे उपचार गृह और संबंधित चिकित्सक की प्रतिभा और कौशल का भी लोगों को उचित जानकारी प्राप्त होती है। फॉलोअप से तात्पर्य है कि चिकित्सा परिणाम की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जाता है कि जो रोगी का इलाज हुआ वो आगे चलकर कितना प्रभावी रहा। ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से मानसिक रोगों के लक्षण उत्पन्न हो गए हों, तो फॉलोअप स्टडी कहते हैं इसको, कि कितना प्रभावशाली ये कार्यक्रम रहा, इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए कुछ शोध प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की जाती है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि नैदानिक हस्तक्षेप या मनोचिकित्सा के क्रम में कई चरण होते हैं जिनसे होकर इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि नैदानिक हस्तक्षेप या मानसिक रोगों के इलाज करने के लिए जो मनोचिकित्सा का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं और किस तरह से वो प्रक्रिया आरंभ होती है और किस तरह से समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।